लाइट आ जाए। नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे लोक साहित्य के मर्मज्ञ डॉक्टर महेंद्र भानावत, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन लोक साहित्य की सेवा में एक तरह से व्यतीत किया है। जीवन के अनेक संघर्षों से जूझते हुए उन्होंने लोक साहित्य की विभिन्न विधाओं में पिछले लगभग 6 दशक से निरंतर लिखा है। राजस्थान साहित्य अकादमी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान सहित देश की अनेक अकादमियों ने, अनेक प्रतिष्ठित संस्थानों ने लोक साहित्य के क्षेत्र में आपकी अमूल्य अनुकरणीय सेवाओं के लिए पुरस्कृत किया है, सम्मानित किया है। लोक साहित्य के क्षेत्र में लगभग देश के सभी राज्यों में जाने का आपको अवसर मिला है। विभिन्न राज्यों की उन लोक परंपराओं को आपने बहुत निकटता से देखा, समझा और महसूस किया है। और न सिर्फ देखा है, शोध अनुसंधान किया है, बल्कि उन्हें अपने आलेखों और पुस्तकों के माध्यम से पाठकों के सामने भी लाने का अद्भुत प्रयास किया है। लगभग 100 से अधिक पुस्तकें लोक साहित्य के क्षेत्र में और लगभग 10,000 से अधिक आलेख देश विदेश की पत्र पत्रिकाओं में आप लिखते रहे हैं। जीवन के 90 दशक में भी आप निरंतर लिख रहे हैं। तो आइए आज ऐसे ही लोक साहित्य के मूक सेवी डॉक्टर महेंद्र भानावत से हम यहाँ उदयपुर में उनके निवास पर एक चर्चा कर रहे हैं। संयोग से ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि डॉक्टर महेंद्र भानावत मेरे चाचा भी हैं। एक पारिवारिक विरासत लेखन के क्षेत्र में जो हमें मिली है, उसका आशीर्वाद हमारे ऊपर भी रहा है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो आपका पूरा जीवन का संघर्ष रहा, बचपन में जिस तरह के दौर से आप गुजरे, माँ बिल्कुल अनपढ़ थी, पिता का साया बहुत जल्दी सिर से उठ गया था, उन अभावों में अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करते हुए किस तरह से आपने अपना अध्ययन किया और कैसे आप आगे बढ़ते रहे, उन सारे उसके बारे में हमें कुछ संक्षेप में बताएं। परिवार बहुत छोटा था। बंद करो। छोटा सा परिवार था। पिताजी की स्मृति नहीं है। माँ बेटों उस समय की सामाजिक प्रथा परंपरा में विधवाएं साल भर तक बाहर नहीं निकलती। माँ ने साल भर सूर्य की किरण तक नहीं देखी। पुरुष को भी था नहीं परिवार में, लेकिन उसने जिस हिम्मत से, जिस दिल्लगी से महिला होते हुए भी पुरुषवत शौर्य और निडरता रखी, समाज की बिना कुछ परवाह किए वह संघर्ष मैं भूल नहीं सकता। और मैं ये कहता भी हूँ कि जीवन में संघर्ष बहुत ज़रूरी है। शिवलिंग कितने थप्पड़े खाता है, 50-50 हज़ार वर्षों में जाकर के एक बहुत अच्छा शिवलिंग बनता है, जो हमारे देश में कई जगह स्थापित हैं। उसके बाद न मालूम कैसे संघर्ष मिटा नहीं। भाई साहब थे बड़े, डॉक्टर नरेंद्र भानावत, वो मेरे से ज़्यादा बड़े नहीं थे, 2-1 साल बड़े थे। वो 5वीं के बाद ही दूसरी बाहर चले गए पढ़ने के लिए। मैं 8वीं तक वहाँ पढ़ा। तो पाजामा नहीं था तो चड्डी पहन के स्कूल जाते थे और पार्टी बरतने पे पढ़ाई करते थे। लेकिन माँ ने हिम्मत करके, एक गुरुजी थे पंडित उदय जैन, जिन्होंने स्कूल खोला। अब उनके स्कूल में बच्चे कहाँ से आए जो
पढ़े लिखे व्यक्ति थे, पढ़े लिखे व्यक्ति या जो समझदार व्यक्ति थे, जो अच्छे कमाते पीते थे, वो अपने बच्चे नहीं भेजते थे। तो उन्होंने सोचा कि मैं विधवाओं को, बेसहारा महिलाओं को ये कहूँ कि बच्चों को पढ़ाओ, स्कूल भेजो, बच्चों की ज़िंदगी भी बन जाएगी और तुम्हारी भी बन जाएगी। तो माँ को ये बात समझ में आ गई, तो उसने हमें, अपने बच्चों को, हम दोनों को वहाँ स्कूल में भेज दिया। तो गांव में ये कुचर्चा ही हुई गांव की दृष्टि से, तो कि छोरों को बाहर भेज दिया है, पढ़ा लिखा करके क्या जीवन इनका बनेगा और क्या करेगी ये। लेकिन हम पढ़ते रहे और उदय जैन हमारे साथ थे। भाई साहब इस बाहर चले गए, मैं 8वीं तक वहीं पढ़ा, तो मैं ठीक था, पढ़ने में अच्छा था। और मदर जैसी निडर थी, स्वावलंबी थी, पुरुषार्थी थी। मेरे में वो आत्मविश्वास पैदा हुआ जो आज भी है। किसी से मैं डरता नहीं हूँ और किसी को डराने की चेष्टा भी नहीं करता हूँ। लेकिन अगर हमारे ऊपर कोई आँच उठाता है गलत ढंग से, तो हम उसको फेस करने में पीछे नहीं रहते हैं। मदर इतनी बोल्ड थी और गरीबी थी, तो मदर को ये था कि बच्चों का विवाह कैसे होगा, कौन शादी करेगा जब घर में कुछ नहीं है, तो अपनी बहू को क्या खिलाएंगे पिलाएंगे, कौन बेटी देगा। उसने परवाह नहीं की और भाग चौक से बड़े भाई साहब पढ़ने में तो बहुत होशियार थे, इतने होशियार थे कि कल्पना ही नहीं कर सकते। और हर प्रतियोगिता में वो फर्स्ट आते थे। तो छोटसाड़ी गुरुकुल में पढ़े, तो जब 20 छात्रों में केवल 5 छात्र पास हुए, लेकिन अकेले भाई साहब थे जो प्रथम श्रेणी से पास हुए। तो पीछे आगे शादी करने वाले अपने आप ही, संबंधी बोलते नहीं थे इसलिए कि हमारे पास कुछ था नहीं, तो हमारी कद्र भी नहीं करते थे और हमारी प्रोग्रेस भी नहीं चाहते थे। ये पढ़ लिख करके बच्चे इसके बड़े हो जाएंगे, होशियार हो जाएंगी जी, ऐसा नहीं चाहते थे बिल्कुल। बोलते भी नहीं थे, मदन ने परवाह नहीं की। और लेकिन उसने होशियारी ये की कि कुमकुम पत्रिका छपाई तो किसी का नाम नहीं दिया। और मुझे आज भी याद है, और मैं नन्हा हो जाता हूँ जब बहू घर में आती है तो बड़ा घर की डेयरी में प्रवेश करती है तो बड़े आदमी के पाँव चुपती। मैं समझ सकता हूँ। बड़ा कोई था नहीं। जी जी। बाबू जी ने मेरे पाँव पकड़, मैं आज भी उस घटना से इतना नन्हा हो जाता हूँ कि मैं कल्पना नहीं कर सकता। लेकिन माँ बिल्कुल शेर नहीं थी, उसने कोई परवाह नहीं की और किसी को नकारा भी नहीं और किसी को हावी भी नहीं होने दिया। और अंत में नतीजा ये हुआ कि हम दोनों बच्चे इतने पढ़े लिखे हो गए कि पूरे गांव में हमारी वाहवाही हुई। और हमारे में ये विनम्रता आई कि हम पढ़े लिखे लोग गांव में जाएंगे तो गांव वाले ये नहीं सोचें कि पढ़े लिखे लोग बहुत बड़े हो गए इसलिए अब गांव के नहीं रहे, हमारे नहीं रहे। तो हम जब तक भाई साहब रहे, और आज भी मैं गांव में जाता हूँ और हर परिवार से मिलता हूँ, हर शादी में जाता हूँ, आ जाता हूँ और वो घटना याद रहती है। माँ को भी कोई भूला नहीं जी, हर याद है। और पूरे गांव के लिए और आसपास के चोखले की वो डेलू मासी के रहती आदर्श है वो सबकी, हमारी नहीं जी। मैं समझ सकता हूँ कि आज जीवन के इस मोड़ पर जब आप सन 30-40 के दौर को याद कर रहे हैं
तो ये स्वाभाविक है भावुक हो जाना। और वो माँ जिनके छत्र छाया में रह कर के आपने स्पष्टवादिता और निर्भीकता जैसे गुण कहीं ना कहीं अपने व्यक्तित्व में समाहित करने की कोशिश की, और उन सारे मूल्यों को लेकर के आपने पूरा भारतीय लोक कला मंडल की जो यात्रा आपने शुरू की, कानौड़ जैसे गांव में जहां कोई सुविधाएं नहीं थी, और जैसा आपने बताया कि किस प्रकार आसपास के लोगों के अवरोधों के बावजूद पंडित उदय जैन जैसे शिक्षकों के प्रोत्साहन से आपने अपने जीवन के उद्देश्य और लक्ष्यों को प्राप्त किया, और आजीवन उस संघर्ष को आप करते रहे। लेकिन जब अपन पीछे की ओर बात कर रहे हैं जीवन के उन पलों की, तो कुछ आपको याद आता है कि जब आप अध्ययन कर रहे थे, 8वीं क्लास तक आप गांव में थे, और लेखन के जो अंकुरण हैं वो कहीं न कहीं उसी समय से आप दोनों भाइयों में देखने को मिलते हैं। तो आपकी पहली रचना, चाहे वो कविता है, चाहे कहानी है, चाहे निबंध है, कुछ आपको याद आ रहा हो कि स्कूल की पत्रिका में छपी या वहाँ जो पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही थी उस दौर में, तो कुछ याद आ रहा हो तो वो हमारे साथ साझा कीजिए। भाई साहब कविताएं लिखने लग गए थे जी। और तो पहले ही बाहर चले गए थे। जब लौट के आते तो 2 महीने की छुट्टियां होती थी गर्मी की। जी। गर्मी में जब वो लौट के आते तो हम पोस्ट ऑफिस में चले जाते, डाक आती तब। वो पोस्ट मास्टर पढ़ाते भी थे, हेड मास्टर थे स्कूल में, सरकारी स्कूल में। वो हमें जो भी डाक आती थी वो वहाँ पढ़ने के लिए दे देते थे, और हम वहाँ घंटे पर बैठ करके वापस उन्हें दे देते थे। उन पत्रिकाओं में लोगों की कविताएं छपती थी, और भाई साहब की कविताएं बहुत छपती थी जी। खास तौर से गर्मी में प्रताप जयंती की कविता, वो कविता। तो मैं मन ही मन मेरे में वो अंकुर एक तो बैठ गया था। दूसरा, स्कूलों में उन दिनों साप्ताहिक सभा होती थी, तो शनिवार को पूरा स्कूल पढ़ाई में नहीं होता था, 1 घंटे अंत के उसमें साप्ताहिक सभा होती थी। उसमें गुरुजी थे सिलवत शर्मा वहीं के, तो उन्होंने कहा मुझे कि महेंद्र, तुम्हें हर सभा में कुछ न कुछ बोलना है। तो मैंने पहली कविता लिखी जिसकी मुझे पंक्ति याद है, आई बोली बाल विचित्र बहू, तुम तो खिलाते रहे, और अंतिम बुनते हैं, देखन में छोटे लगे मिट्ठू मन मुस्काते रहे। मेरा बचपन का नाम मिट्ठू है जी। तो वहाँ महादेव जी का एक मेला था, उसमें जब गांधी जी की हत्या हो गई, उनका नाम नाथू था। तो भाई साहब ने मुझे कहा कि नाथू नाम अब शकुनी है, इसलिए मैं अपना नाम बदल रहा हूँ, नरेंद्र कर रहा हूँ, तो भी अपना नाम महेंद्र कर ले। तो मिट्ठू नाम तो मैंने उसके पहले मेले में गया था, महादेव जी का मेला था पास ही में जो, तो वहाँ आके मिट्ठू लाल लिखवा लिया। उसके बाद मैंने भी अपना नाम महेंद्र कुमार कर दिया। तो महेंद्र कुमार चलता रहा, लेकिन पुरानी जो महिलाएं थी या मेरी मदर या मेरी बड़ी सिस्टर जो जब तक जिंदी रही, वो महेंद्र नाम, मिट्ठू नाम से ही आपको याद मिट्ठू करते नाम हैं। से याद करते। लेकिन वो मिट्ठू जो एक कवि के रूप में स्कूल में प्रतिष्ठित हुआ, आगे चलकर साहित्य की इन विधाओं के अतिरिक्त लोक साहित्य में उनकी रुचि कैसे जागृत हुई, उसके बारे में कुछ बताइए कि कैसे आप बिल्कुल एक नए क्षेत्र में आपने पदार्पण किया। तो कभी नाम ही नहीं सुना था मैंने जी। बीए पास करके मैं नौकरी की तलाश में उधर आया कि कहीं भी नौकरी, कुछ भी नौकरी, किसी की भी नौकरी मिले मुझे करनी, नहीं तो बुखा रहूँगा। तो सब संस्थाओं में घूमता रहा, सभी लोगों ने बैठे बैठे ही ना करवा दिया, चपरासियों से ना करवा दिया। एक भारतीय लोक कला मंडल ऐसा था जिसमें देवीलाल सामर उसके संचालक थे, उन्होंने मुझे इशारा करके अंदर बुलवाया और कुर्सी भी दी बैठने के लिए, और मेरा परिचय पूछा और पूछा कि क्या करते हो। मैंने कहा मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, बीए करके आया, अब नौकरी के लिए जगह जगह तलाश कर रहा हूँ, जा रहा हूँ संस्थाओं में। तो उन्होंने कहा कि करते क्या हो। मैंने कहा कुछ नहीं करता हूँ वैसे तो, लेकिन करने को तो कविता करता हूँ। तो कविता सुनी उन्होंने और कहा कि कविता की तो यहाँ कोई जगह नहीं है, लेकिन
आपको 24 घंटे तो घूमोगे नहीं नौकरी के लिए, जब जब भी आपको टाइम मिल जाए तब आप हमारे यहाँ आया करो। और हमने 2-4 पुस्तकें निकाली हैं तो उसको पढ़ा करो। और अगर आपके सुनने में कुछ समझ में आ जाए तो हमारे यहाँ लोक कलाकार हैं, वो लोक कलाकार भी पहली बार नाम सुने। और जो रिहर्सल करते हैं वो किस तरह की रिहर्सल करते हैं, लोक धुनों पे नृत्य करते हैं, पहली बार लोक धुन है और ये नृत्य सब सुनी। मैं जाने लग गया और वो पुस्तकें वहाँ से जो लिखी थी, लोकांतरण राजस्थान के लोक नृत्य, राजस्थान के लोक नाट्य, राजस्थान के लोक कौशल, तो उनको पढ़ता रहा। अब लोक शब्द तो जब सुना ही नहीं तो, लेकिन पढ़ता रहा, क्योंकि जब उन्होंने कह दिया है तो मैं क्या करता जी। तो पढ़ता रहा। एक दिन उन्होंने कहा कि ये जो दीवार है इसके पीछे हमारे लोक कलाकार रिहर्सल कर रहे हैं। तो दीवार थी, उसमें कोई खिड़की वगैरह तो नहीं थी, तो वो धुन आपको सुनाई पड़ रही है क्या जिसके ऊपर वो नाच कर रहे हैं? मैंने कहा साहब धुन सुनी रही। तो क्या आप तो कविता करते हो ना? मैंने कहा हाँ कविता करता हूँ, और उस तरह की कविता थोड़ी की है। लेकिन किसने सद्बुद्धि दी, उन्होंने कहा कि आप घर से एक कविता करके लिख के लाना राजस्थानी में, क्योंकि वो राजस्थानी गीत था कोई। तो मैं दूसरे दिन एक युगल नृत्य गीत वो लिख के ले गया और उनको सुनाया। तो उन्होंने कहा आपकी कल्पना शक्ति तो बहुत अच्छी है और प्रस्तुतिकरण भी ठीक ही है, पर हमारे यहाँ कविता की कोई जगह नहीं है, लेकिन आप कुछ दिन आया करो, देखो हमें समझो करो हम क्या करते हैं। तो मैं आने लग गया, वहाँ जाने लग गया। वो सब पुरानी बिल्डिंग थी, उसमें एक दरवाज़ा था, उधर देवीलाल सामर का निवास था। उस दरवाजे के ऊपर एक पेंटिंग लगा रखी थी जी। और वहाँ लिख रखा था बाबूजी की पढ़। अभी बाबूजी की पढ़ क्या होती है, पेंटिंग ये क्या, कौन सी पेंटिंग है? अब मैं उस बाबूजी की पढ़ को समझा कि उधर कुछ होगा, कोई खेल तमाशा या कुछ न कुछ होगा देखने का अद्भुत। तो मैं उधर जाऊँ और कुछ नहीं मिले, वापस अंदर आऊँ, अंदर भी कुछ नहीं, फिर वापस बाहर जाऊँ ऐसा। लेकिन अब पूछूँ तो पूछने की हिम्मत तो है नहीं। देवीलाल सामर से तो कोई उनका दफ्तर पास में था, लेकिन अलग था और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। और मैंने कहा कि अपनी हीनता और अपनी अज्ञानता का प्रदर्शन मैं क्यों करूँ, चलने दो जो चले, और नौकरी तो अभी लगी नहीं है। तो देवीलाल सामर में फिर जुलाई आ गई थी 58 की। इतने में एक राजस्थान विकास विभाग चलता था सरकार का, उनसे एक प्रोजेक्ट लिया देवीलाल जी सामन ने। तो वो प्रोजेक्ट 15-15 दिन के 4 शिविर थे और वो लोक कलाकार प्रशिक्षण शिविर। तो तहसीलदारों के माध्यम से पूरे राजस्थान में यह संदेश फैला दिया गया कि जिस जगह जो भी नाचने वाले हों, गाने वाले हों, बजाने वाले हों, मनोरंजन वाले हों, लोग कलाकार हों, वो उदयपुर पहुँचो, उनको आने जाने का खर्चा और खाने पीने का दिया जाएगा। और उनका अगर चयन हो गया तो 15 दिन तक उनको वहाँ रखेंगे। तो साहब राजस्थान के तो कलाकार आने लगे सब। और मैं संयोजक, दूसरा तो कलाकारों में कोई था नहीं, पढ़ा लिखा मैं ही था, बाकी तो कलाकार थे बेचारे, तो वो अलग डिपार्टमेंट था और पढ़े लिखे नहीं थे। तो मुझे बेजला ठिकाना था, अब तो बहुत उदयपुरी हो गया वो। तो उनके राव जी के महलों में ये 4 शिविर प्रारंभ किए। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 20-20, 30-30, 40-40 कलाकार चयन किया उनका। तो उनको रखा अलग अलग विधाओं के। तो कलाकार तो साहब रात दिन नाचने गाने उनको तो फुर्सत ही नहीं सिवाय इसके। तो मेरे लिए वो एक स्वर्णिम युग था जीवन का, कि पहली बार मैं जिसको कुछ नहीं समझता हूँ उनको
समझने लग गया कैसे लोग कलाकार आपस में बात करते हैं और कैसे आंसू रचनाएँ करते हैं। किताबें नहीं है उनके पास, लेकिन खेल तमाशा कर रहे हैं, गा रहे हैं, बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, और बहु रुपया एक आए तो वो सॉन्ग निकाल रहा है, और अजीब अजीब तरह का जो मुझे मनोरंजन तो हो ही जाता था पूरा। मैं वहीं सोता था, तो मेरा यहाँ घर का किराया भी बच गया, खान पान में अकेला था तो वो भी बच गया मेरा, और सामर जी को भी आनंद आ गया कि भाई ठीक है लड़का अच्छा आया। लेकिन सुबह से शाम तक वहाँ सामर जी रहते थे, और कलाकारों को देखना सुनना करना, उसमें ज़्यादा संशोधन वो नहीं करते थे, परिवर्तन। वो कहते थे कि आप जो रात रात भर कुछ करते हो उसका 1 घंटे में हमें बताओ, क्योंकि आने वाला समय अब ऐसा नहीं रहेगा जिसमें आपको लोग पसंद करेंगे और आपकी आजीविका चल जाए। जमाना बदल गया है। ऐसे करते करते साहब मैं तो कलाकारों में घुल मिल गया, पूरी तरह से रम गया। मैंने अपने आप को कोई ऐसा व्यक्त नहीं किया कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, उसकी जरूरत भी नहीं थी, ऐसा स्वभाव भी नहीं था, ऐसे संस्कार भी नहीं थे। तो ऐसे होते होते अंत में एक कठपुतली का दल आया अंतिम शिविर में। वो सामर्थ्य को बहुत अच्छा लगा। अच्छा इसलिए लगा कि वो अकेले ही दल था एक, तो दूसरा कठपुतलियाँ समाप्त हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि भानावत जी इस दल को 15 दिन तक अपने कल्याण में रखते हैं, छुट्टी के बाद उनको सबको छुट्टी दी। तो दिन भर मुझे कहा कि आप ये कैसे खेल करते हैं इसको देखो। वो अमर सिंह राठौड़ का खेल करते थे, अंतिम खेल था कठपुतलियों का, और भाग जोग से अंतिम खेल जिस अमर सिंह राठौड़ का था वो नागौर का राजा था। अच्छा शाहजहाँ का काल था जी। और भाग जोग से ये जो दल था वो नागौर जिले के ही जिजोट गांव का था। तो कैसा सहयोग मिला। तो मैं रात भर दिन भर वो कठपुतली कैसे नचाते हैं, एक उंगली से जितनी अंग भंगिमाएँ पुतलियों की निकालते हैं, पढ़ा लिखा आदमी तो कुछ कर ही नहीं सकता, और कितनी ही प्रैक्टिस करें नाटककार उसका मुकाबला नहीं कर सकता। उन्हीं दिनों में 1965 की बात कर रहा हूँ मैं। 1965 में रोमानिया के अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल में कठपुतली समारोह हुआ। सामर्थ्य को तो बड़ा ताजुब है कि यहाँ तो कठपुतलियाँ मर रही है और वहाँ कठपुतलियों के अंतर्राष्ट्रीय समारोह हो रहे हैं। तो हमने एक वो जो नाथू भाट अमर सिंह राठौड़ का दे गया था जी, उसका संक्षिप्तकरण नाथू भाट को हमने कहा कि भैया इसको छोटा कर सकते हो क्या, कठपुतलियाँ हम कुछ बदलेंगे, पोशाक कुछ नई होगी, कोर किनारी लगेगी, ये जो जगनवा तुम लगाते हो वो कुछ बदलेंगे और कुछ लाइट का अच्छा इफेक्ट देंगे। उन्होंने कहा साहब आप कुछ भी करो, हम तो कुछ नहीं कर सकते। हम तो इसलिए बंधे हुए बाप दादों के खेल से कि अगर कुछ भी परिवर्तन करेंगे तो हमारा अनर्थ हो जाएगा, अमंगल हो जाएगा और घर में अशांति होगी और गांव में अकाल पड़ जाएगा। तो क्या करते। लेकिन हमने कहा अगर ये इस सोच से ये चलेंगे और हम इनका साथ देंगे तो ये कठपुतली समाप्त हो जाएगी। तो उनको तो रवाना कर दिया। तो लेकिन उनके रहते रहते मैंने कठपुतली का हूबहू खेल लिखा और पहली बार स्क्रिप्ट को मैंने आउट किया कि कठपुतली खेल और मानवीय खेल नाट्य में क्या अंतर होता है, समाज कठपुतलियाँ कैसे करती है, कैसे आती है, कैसे चाहती है, क्योंकि कठपुतलियाँ वाणी तो देती नहीं है, वो तो सब नचाने वाला होता है। तो दृश्य और अदृश्य कला जी, कठपुतली दिखती है लेकिन कुछ नहीं है, और जो उसमें प्राण प्रतिष्ठित करता है कलाकार वो दिखता नहीं है लेकिन सब कुछ वही होता है। तो ये एक अद्भुत कला जो अन्यत्र नहीं देखी जा सकती। तो हमने उसकी रचना की। तो कुछ गीत एक आध मैंने लिखे उसमें और बाकी सामर्थ्य ने स्क्रिप्ट लिखी। और मुग़ल दरबार के नाम से, क्योंकि वो दरबार मुग़ल दरबार लग रहा है सांझा का, और उसमें तरह तरह के मनोरंजन करने वाले आ रहे हैं। अब कठपुतली खेल पुराना कैसा रहा होगा वो तो नाथू भाट भी नहीं जानता था,
और हमें मालूम नहीं, लेकिन जो कुछ हम स्क्रिप्ट कर पाए तो उसमें से ये निकाला कि मनोरंजन का सर्वश्रेष्ठ पक्ष क्या हो सकता है, जो जनता देखे और आनंदित हो। वो हमने मुगल दरबार किया, बिल्कुल नई कठपुतली बनाई। तो मुझे लगता है कि देखिए, एक ऐसा युवा जो अपनी स्नातक परीक्षा पास करके लोक कला मंडल के परिसर में प्रवेश करता है, जिसने लोक शब्द को कभी नहीं सुना, लेकिन किस तरह से अपने आप को उन कलाकारों के बीच ढाल करके उस भारतीय लोक कला मंडल में उन्होंने मनोरंजन के क्षेत्र में लोक कलाओं का, विशेषकर कठपुतली कला का क्या उपयोग हो सकता है, उसकी एक नई सृष्टि की। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में वहाँ जो एक अंकुरित हुए बीज लोक कला को समझने में, उसमें डॉक्टर महेंद्र भानावत ने अपने आप को पूरी तरह से जोड़ दिया। तो आपने कलामंडल से जो यात्रा शुरू की, और जैसा आपने कहा कि मानवीय खेल और कठपुतली के खेल, इनको मिला करके आपने एक नई तरह से काम किया, और ये जग जाहिर है कि भारतीय लोक कला मंडल में देवीलाल जी सामर और आपके नेतृत्व में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पपेट थिएटर में अपनी पहचान बनाई थी। कठपुतली वाली बात पूरी कर लूँ। हुमायूं कबीर ने जब कहा कि वहाँ हिंदुस्तान की छवि को धक्का लगेगा, लेकिन हम निराश नहीं हुए। उस समय लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे। हमने उनको और ज़्यादा लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी और केवल ये लिखा कि हम आपके घर पे आध घंटे का एक प्रदर्शन देना चाहते हैं। हमने कुछ प्रयोग किए जी। लाल बहादुर तैयार हो गए, तो उनके घर वाले, परिवार वाले और लाल बहादुर चंद और 2-4 ऑफिस वाले जो उनके साथ थे, उनके सामने प्रदर्शन दिए। तो लाल बहादुर तो देख करके चमत्कृत रह गए। चमत्कृत रह गए। तो उन्होंने कहा कि इतने कलाकारों को तो हम नहीं भेज सकते, पैसा नहीं है हमारे पास, तो आप केवल 4 कलाकारों को हम भेज सकते हैं। तो केवल 4 कलाकार, सामर जी अपने साथ 3 कलाकार और लेके गए। कठपुतलियाँ तो 32 थी, एक टोकरी में आ गई और वहाँ बुखारेस्ट पहुँचे। वहाँ जा कर के उन्होंने देखा एक ट्रक सामान और 40-40 कलाकार। तो सामर जी सहित हमारे कलाकार तो बहुत चक्के लगे, उनके हाथ पे ठंडे हो गए। लेकिन हिंदुस्तान के कलाकार गए हैं, धैर्य नहीं खोया, और उन्होंने जो कार्यक्रम दिया था वो इतना प्रशंसनीय रहा, इतना प्रशंसनीय रहा कि वो सामर जी को लोगों ने उठा लिया और वर्ल्ड का फर्स्ट प्राइज घोषित हुआ। उसी दिन से, उसी एक रात में ही भारतीय कठपुतलियाँ पूरे विश्व में, दुनिया भर में छा गई। यही इस देश की संस्कृति है, यही इस देश का बहुत बड़ा योगदान है कठपुतली कला क्षेत्र को। तो अपनी बात चल रही थी आपके शोध प्रबंध को लेकर के, उसके बारे में अपने अनुभव कुछ। शोध प्रबंध में यहाँ जोधपुर उदयपुर विश्वविद्यालय में पहली बार रिसर्च का काम शुरू हुआ। तो डॉक्टर राम गोपाल शर्मा दिनेश मेरे पास आए, हिंदी विभाग में। हिंदी विभाग के। उन दिनों में छपता तो बहुत था, धर्मयुग साप्ताहिक हिंदुस्तान। तो मेरे पास सर आ गए कि बनाव जी, मैं पहली बार गाइड बना हूँ, तो आप मेरे अंडर में पीएचडी कर लेंगे, आप तो विद इन टाइम थीसिस सबमिट कर देंगे और मेरा भी काम चल निकलेगा। मैंने कहा विषय मेरा रहेगा, आपका नहीं। तो उन्होंने कहा आपका क्या विषय रहेगा? मैंने कहा ये गौरी आदिवासी वीरों का जो नृत्य है, तो उसमें तो लिखने का कुछ है ही नहीं। मैंने कहा लिखने का नहीं है, इसलिए तो मैं उसको विषय बना रहा हूँ। तो फिर शोध का विषय और क्या हो सकता है स्कॉलर के लिए? कुछ नया विषय हो जिसमें किसी ने कुछ लिखा नहीं हो। लेकिन वो अब क्या बोलते हैं, ये तो जानते थे कि गौरी में तो लिखने का कुछ है नहीं, लेकिन ये लिखते बहुत हैं और बड़े बड़े पत्रों में छपते हैं, तो ये कुछ ना कुछ कर गुजरेंगे, नया कंट्रीब्यूट करेंगे। जी। तो मैंने विद इन 2 ईयर्स, 2 साल में अपना थीसिस पूरा करके सबमिट कर दिया। और परीक्षक बने डॉक्टर सत्येंद्र, जो लोक साहित्य के डॉक्टर सत्येंद्र संभवतः राजस्थान विश्वविद्यालय में उस समय हिंदी के आचार्य थे, हिंदी के अध्यक्ष थे। तो उन्होंने मुझे भी पहले कहा था कि बनाओ जी मेरे अंडर में कर लो, लेकिन मेरे लिए संभव नहीं था कि उनके पास 2 साल में 3-4 बार जाना पड़ेगा। तो मैं उदयपुर से जयपुर ट्रैवल करना मुश्किल था, आर्थिक स्थिति ऐसी में नहीं थी। तो मैंने कहा ये मेरे लिए संभव नहीं, तो मैं मना करता रहा। फिर दिनेश जी ने कहा, तो दिनेश जी को समझ में आ गई
मैंने कहा आपको गौरी बता सकता हूँ मैं, तो कि नहीं, उन्होंने विश्वास कर लिया। लेकिन दूसरे कई लोगों ने कहा कि भानावत जी को आपने लिया है लेकिन विषय गलत दिया है, ये थीसिस पूरे भी नहीं पाए। तो आप परीक्षकों की बात कर रहे थे कि एक तो डॉक्टर सत्येंद्र और दूसरे से नगेंद्र। अच्छा, डॉक्टर नगेंद्र, वो भी हिंदी नगेंद्र साहित्य तो के हिंदी साहित्य के थे, बिल्कुल बहुत बड़ा नाम लोक था। साहित्य के नहीं थे जी। लोक साहित्य के बिल्कुल नहीं थे, उनको टाइम ही नहीं। दिनेश जी ने सोचा कि महीने भर तक नगेंद्र जी को समय नहीं मिलेगा तो इनका इंटरव्यू चला रह जाएगा और ये पिछड़ जाएंगे, दूसरे भी फिर आगे आ जाएंगे। तो उन्होंने चिकड़े में लगे सत्येंद्र जी को फ़ोन किया, सत्येंद्र जी ने नगेंद्र जी को फ़ोन किया और ये गाना बना कार्यक्रम कि उनके घर चले गए दिल्ली। दिल्ली में मुश्किल से 5 मिनट लगे और नगेंद्र जी ने कहा कि ये विषय तो निबंध का भी नहीं है, लेकिन आपको मैं निरंतर पढ़ता रहता हूँ इसलिए ठीक ही लिखा हूँ उनको। तो वहाँ से हम आ गए, निराश नहीं हुए, लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि इतना काम मैंने पहली बार किया तो इसको जो सम्मान मिलना चाहिए था, जो सम्मान और सहानुभूति मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। लेकिन मैं चल निकला। उसके बाद तो जितने भी अछूते विषय थे कला मंडल में, यात्राएँ कर करके मैं लिखता गया। पहली बार लिखा, पहली बार रावलों पे लिखा, थोड़ा कलंगी ख्यालों पे लिखा, राजदारी ख्यालों पे लिखा, ऐसे कर आगे 30 किताबें करीब मैंने कला मंडल से लिख डाली। और वहीं रंगायन नामक पत्र शुरू किया। सामत जी को वो अपने प्रदर्शन के दल के साथ प्राय घूमते रहते थे और कभी कभी तो 4 महीने से आते थे। मेरे को रिसर्च डिपार्टमेंट दे गए तो मैं रिसर्च में कि आप करते रहो जो भी कर रहे हो, करते रहो जो भी कर रहे हो। तो मैं हर साल 1 या 2 पुस्तकें वहाँ से प्रकाशित था और लोग कलाकारों को बुला के रिकॉर्डिंग करता, उनकी फोटोग्राफी करता, उनसे सवाल जवाब करता और जरूरत होती तो कलाकारों के दल को भी बुला लेता कला मंडल। और उसके बाद मैंने सामाजिक को कहा कि इतना अपन काम कर रहे हैं लेकिन विश्वविद्यालयों के पठन पाठन में ये लोक साहित्य नहीं है और न उनका ध्यान है जो हिंदी पढ़ाते हैं, तो क्या करें। लेकिन जो लोक साहित्य पे आपने काम किया तो आपके पास देश विदेश के बहुत सारे शोधार्थी आए होंगे, तो उनके साथ जो आपका संवाद हुआ तो क्या लगा कि जो नई पीढ़ी इस क्षेत्र में आ रही है उसका कुछ अध्ययन या समझ, क्योंकि लोक साहित्य अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है, तो उसको आपने क्या महसूस करते हैं इस दौर में जब आपने इतना काम किया कि जो नए शोधार्थी हैं? जी। लोक साहित्य पूरा कंठासीन साहित्य है, बिल्कुल मौखिक साहित्य है, लेकिन विद्वानों ने लिख करके इसको साहित्य का दर्जा दिया। साहित्य से परे भी अभी बहुत सारा साहित्य तो कंठासीन है, लेकिन विदेश के लोग भी आते रहे तो वो क्योंकि बाहर से आते थे और इसी के लिए आते थे और हमारे यहाँ घर की मुर्गी दाल बराबर है, तो हमारे लिए तो लोक साहित्य का कोई ज़्यादा हम लोगों ने मर्थ समझा नहीं। ये सब कथाएं कहते हैं, ये गीत कहते हैं, ये राधा भजन करते हैं, देवी देवताओं में देवताओं के गाते रहते हैं, देवताओं का आह्वान करते हैं, लोगों का इलाज करते हैं, तो ये क्या है। तो इस पर हमने हमारा ध्यान ज़्यादा नहीं गया। लेकिन विदेशी लोग जब मेरे संपर्क में आए तो एक हंगरी के डॉक्टर विक थे, मैंने उनको घुमाया, वो पढ़ों के ऊपर काम किया उन्होंने, और जहाँ जहाँ पढ़ बाँचने वाले पढ़ बनाने वाले थे वहाँ उनको मैं ले गया। तो मुझे ये लगा कि आने वाला जो समय है वो इन सब विधाओं के लिए उचित नहीं है, ये सब विधाएँ समाप्त हो जाएगी। तो पढ़ वाले श्रीलाल जोशी के वहाँ गए तो उन्होंने पढ़ बनाना छोड़ दिया, तो पढ़ बाँचने वालों ने छोड़ दिया, तो मनोती कहाँ बोले, कौन बोले। तो ये करके सारी विधाएँ धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी। तो हमने ये सोचा इनको जल्दी से जल्दी कम से कम स्क्रिप्ट लेखन करो और किताबें छाप दो। तो ऐसा काम हम करते रहे, कलाओं में बुलाते रहे, फील्ड में जाते रहे। फील्ड के अनुभव भी बड़ा विकट है, वाहन नहीं, कैसे जाएं, और जाएं तो लोग हमें गांठे नहीं। एक बार खेत में डेरा पड़ा था तो वहाँ हम गए तो वो ये समझे कि ये कोई सरकारी आदमी है, तो लट लेके हमारे पीछे पड़े। खैर वो अनुभव बहुत तगड़े अच्छे नहीं हैं, लेकिन कुल मिला करके हमने वहाँ 30 के करीब पुस्तकें लिखी और 30 साल तक के करीब नहीं, वो आपने बहुत मेहनत की, पूरी तरह आपका इन्वॉल्वमेंट रहा। लेकिन मेरा प्रश्न था कि जो नई पीढ़ी आ रही है
उनकी उस समझ को आप किस रूप में देखते हैं लोक साहित्य नहीं के पीढ़ी बारे आ में? रही है। क्योंकि अब देश के ये सब आपने प्रयत्न किया, आज देश के लगभग हर विश्वविद्यालय के जो हिंदी विभाग हैं उनमें कहीं न कहीं लोक साहित्य का प्रश्न पत्र जुड़ा है और उसका अध्ययन अध्यापन चल रहा है। तो जो हमारे शिक्षक हैं, जो संदर्भ सामग्री लिखी जा रही है, शोधार्थी हैं, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? लोक साहित्य में काम करने वाले सभी विद्यार्थी लगभग मेरे पास आते हैं, जी, विदेश के भी और देश के भी। लेकिन मैं महसूस करता हूँ जो विदेश के आते हैं उनके पास तो स्थानीय लैंग्वेज नहीं है, स्थानीय वाणी और बोली और भाषा ना सब वो यहाँ के प्रतीक समझते हैं नहीं ना। है। लेकिन हमारे यहाँ विश्वविद्यालय में जो काम हो रहा है उसमें बच्चों को जो विषय दिलाते हैं वो लोक साहित्य का विषय तो दिलाते हैं, पर उनके पास फील्ड नहीं है, क्योंकि गाइड भी उस फील्ड से तो अपरिचित है। तो जो फील्ड नहीं होने की स्थिति में जितना गहरे से काम होना चाहिए था वो नहीं हो पा वो रहा। इतना नहीं हुआ पा रहा। इसलिए एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में जो काम हो रहा है उसकी पुनरावृत्ति भी हो रही है, क्योंकि मालूम ही नहीं है किस विद्यालय में कौन सा काम हो रहा है। और जिस गरिमापूर्ण ढंग से काम होना चाहिए वो इसलिए नहीं हो रहा है कि वहाँ उस विषय के विद्वान नहीं हैं। फुल फ्लेज्ड विद्वान विषय हो, विभाग हो, तो बच्चे कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। अच्छा, लोक साहित्य के साथ साथ आपने रहस्य और रोमांच के ऊपर भी बहुत लिखा है। भूतों के मेले और इस तरह के जो अजूबा राजस्थान, इस तरह के बहुत सारे विषय आपने लिए जिन पर न सिर्फ पुस्तकाकार बल्कि धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान जैसी पत्रिकाएं थी, उनमें भी आप नियमित रूप से छपते रहे। तो वो आपकी रुचि किस तरह से जागृत हुई कि वो दूसरी दुनिया की एक तरह से हम बात कर रहे हैं, शायद उसको आपने कहीं? लोक की मेरी परिभाषा ये रही कि गांव में जो लोग जिस ढंग की बात करते हैं वो सारा लोक है जी। तो कई जगह जाता था तो 7 जन्म की बात करते थे, 7 लोक की बात करते थे। तो मेरी रुचि इसमें बैठ गई कि ये 7 जन्म और 7 लोग क्या होते हैं और वो लोग किस तरह के होते हैं, वहाँ लोग हैं कि नहीं हैं, तो किस तरह का काम करते हैं। ये मुझे कहीं इस तरह की जानकारी जीवित व्यक्तियों में नहीं मिली। बाग जोग से एक दिन लोक देवता कल्ला जी की गादी लग रही थी उदयपुर में, तो वहाँ मुझे डॉक्टर सुधा गुप्ता जी हिंदी विभाग की उदयपुर विश्वविद्यालय में कवित्री थी यहाँ मेरा गर्ल्स कॉलेज में जी। वो ले गई। समझ तो इसलिए ले गई होगी कि लोग हमारे देवता पर भी ये कुछ लिखेंगे। तो मैं गया तो पूरा हॉल भरा हुआ था और गादी लगी हुई थी। मैं सबसे पीछे बैठ गया, क्योंकि जब समस्याग्रस्त लोग तो पूरा हॉल भरा हुआ है और मेरी समस्या अगर है भी तो सबसे अंत में नंबर आना चाहिए। लेकिन उन्होंने मुझे इशारा करके आगे बुलाया और मुझे कहा कि आपकी क्या समस्या है। मैंने कहा मेरी कोई समस्या नहीं है। तो उनको ये कथन भी अजीब लगा, आपकी क्या चाहना है। कोई चाहना नहीं है, सामान्य व्यक्ति हूँ, अपना काम चला लेता हूँ, तो कि फिर भी मैं कुछ देना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि मैं लिखता पढ़ता हूँ और यहाँ यह मेवाड़ की जो धरती है ये महाराणा प्रताप और मीरा के नाम से जानी जाती है। अगर आपकी कृपा हो जाए तो मुझे मीराबाई के ऊपर बहुत सारी वो सामग्री चाहिए जो अभी तक आई नहीं है लेखन में और खोज भी नहीं हुआ है। हालांकि कई लोगों ने थीसिस लिख दी है, तो उनको ये बात बहुत अच्छी लगी कि पहला व्यक्ति ये लेखक मेरी गादी पे आया है जिसकी कोई चाहना नहीं, कोई समस्या नहीं और लिखने के लिए बेताब है। जबकि पूर्वज इनके खुद के भी हैं, तो अपने पूर्वजों के लिए ऊपर लिखने के लिए नहीं कह रहे हैं। और मेरे पूर्वज, मुझे तब तक ये मालूम नहीं था कि मीरा उनकी सगी बुआ थी, कल्ला बाबू जी, कल्ला जी राठौर जी। तो उन्होंने सुधा जी को कहा कि शीघ्र से शीघ्र कार्यक्रम बनाओ और ये काम पूरा करना है। तो फिर हमने 3-4 साल में मेरा 6 प्रांत घूमी, तो 6 प्रांत हम घूमे और वो दृश्य चीज़ें दिखाई और कहाँ कहाँ मीरा गई। पहली बार हमने उसका रास्ता बताया लोगों को, किस जगह कहाँ ठहरी, किन संतों से वो बात करती थी, किन मंदिरों में ठहरती थी। तो एक तरह से कल्ला बाबू जी के माध्यम से उन अतीन्द्रिय दृश्यों को एक तरह से आपने देखा और उन्हें फिर पुस्तक और पत्र पत्रिकाओं कल्ला जी की मेहरबानी से तो फिर मैं चित्तौड़ गया, तुरागल की खालों पे एक पुस्तक लिखनी थी, तो कलाकारों से पूछने के लिए गया कलाकार कौन कौन से हैं। तो एक दुकान पे एक वृद्ध व्यक्ति था जिसने मुझे इशारा करके बुलाया कि बापू
अठाओ मैंने आप बढ़िया बढ़िया लाग रहा हो। मैंने कहा हाँ मैं एम हूँ। एम और एम जी देना कलाकार ने कहीं पूछ रहे हो, ये तो रात भर गाते रहे नाचता रहे। मैंने कहा कहीं करूँ आप बताओ। तो के आप अगर लिखना चाहो तो भूतारो मेलो लागे। तो मैंने कहा कि कभी लागे कि दिवाली को है दिवाली। मैंने 3-4 जगह और पूछा बूढ़े व्यक्तियों को, उन्होंने कहा साहब सुना है, लगता है, देखा नहीं है। बाप दादा हमारे कहते रह गए लगता है हर दिवाली को, देखा नहीं है और कोई देख भी नहीं सकता, जीवितवाणी तो जा ही नहीं सकता। और इन 12 बजे से आध घंटे के लिए लगता है वो कुंभा महल से कालिका देवी तक। मेरे मन में वो भूतों का मेला देखने की लालसा तीव्र हो गई। मैं फिर कला जी की गादी पे गया तो मैंने यह प्रश्न किया तो हाँ लागे है ना, कई वर्षों में लाग रहे हो, आपने देखना है, चलो अब की दिवाली। तो 84 की दिवाली में मुझे वो वहाँ चित्तौड़ पे किले पे ले गए। उस समय 2 दिवाली थी तो मेले बंट गए, 2 दिन हो गए। वहाँ मेला मुझे बताया कि भूतड़े हैं, जीवित आदमियों को छोड़ते नहीं हैं। तो 1-1 इंच पे अदृश्य सैनिक बिठा दिए, खड़े कर दिए, और वो सारी सामग्री तरह तरह के नमकीन दारू जो भूतड़े वगैरह खाते हैं वो हमने पूरी तैयारी से ले लिए। और देवता आगे आगे उन उम्र में तो देवता का प्रवेश हो गया था, तो उनके पीछे पीछे हम चले तो लंबा एक चौड़ा जुलूस आ रहा था उधर से कालका मंदिर के पीछे से। और आते 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 मंदिर के वहाँ से लेकर के कुंभा महल तक वो भूतड़े बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। और हम लोग जैसे मुझे फील हुआ कि मैं उनके टांग के नीचे आ रहा हूँ, और फटाफट हम नमकीन वगैरह दारू की बोतलें धार देते हुए, पता ही नहीं लगा कि वो नमकीन कि कहाँ कण है न बारू की धार कहाँ है न बोतलें कहाँ हैं, कुछ पता नहीं लगा। और मेला ख़त्म होते हम वापस। ये सारे आपके अनुभव जब धर्मवीर भारती जी संपादक थे धर्मयुग के, तब शायद धर्मयुग में छपा था आपका ये? धर्मयुग में मैंने भेजा तो भारती जी साहित्य के व्यक्ति थे, धर्मयुग भी साहित्य का पत्र था। तो भारती जी ने मुझे जब यहाँ आए थे तब सुनाया था किस्सा कि भानाव जी आपने वो लेख भेजा, मैं उसको घर ले जाता, वापस ऑफिस लाता, वापस घर लेता। ऐसे 15 दिन तक मैं रद्दी की टोकरी में भी नहीं डाला, छापने की इच्छा भी नहीं होती और रद्दी में डालने की इच्छा भी नहीं होती। फिर एक दिन मैंने सोचा कि यार प्रयोग तो करें, ये क्या अंधविश्वास फैला रहे हैं, इसमें क्या अंधविश्वास है, तो लोगों में प्रचलित है। तो उन्होंने छाप दिया तो पूरे विश्व में उसका डंका बजा। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि बनाव जी उस दिवाली विशेषांक के ऊपर आपके लेख की इतनी प्रतिक्रिया आई कि धर्मयुग के जीवन में कभी इतनी प्रतिक्रियाएं किसी पाठक ने नहीं लिखी। उसके बाद तो मेरे कई लेख उन्होंने छापे, मूठ के ऊपर 3 पृष्ठ का लेख छापा। फिर देव दिवाली को, कार्तिक पूर्णिमा को, चतुर्दशी को देवी आत्माओं का मेला लगता है। तो देवता से अर्ज किया, फिर देवी आत्माओं मिले तो जितने भी लोग देवता हैं वो उनका बढ़ता है। तो वो सब दिखाया हमें, लाइट की तरह दिखता है सब। और चलिए, वो तो मुझे लगता है कि आपके पास अनुभवों का खजाना है, क्योंकि आपने देश भर की इतनी यात्राएं की है, इतने तरह के अनुभव हैं। चलिए, अब चूँकि समय बहुत हो रहा है तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप लगभग जीवन के इस समय 90वें वर्ष में पहुंचने वाले हैं, और ये सौभाग्य है हमारा कि आप निरंतर लिख रहे हैं। अभी हाल ही में आपकी कोई पुस्तक प्रकाशित हुई हो, उसके बारे में कुछ बताएं। मैं निरंतर लिख इसलिए रहा हूँ जी कि मुझे लोक देवता कल्ला जी ने गादी पे ये कहा था, वो वाणी सिद्ध हो गए थे अंत में कि लिखना बंद करो मती। तो मैंने समझा कि लिखने का बंद अगर कर दूंगा तो देवता रुष्ट हो जाएंगे, फिर मेरा अनर्थ हो जाएगा। इसलिए मैं प्रतिदिन कुछ न कुछ पढ़ता लिखता हूँ। एक शब्दरंजन पाक्षिक शुरू किया है, उसमें लिखता हूँ मैं, और कई लोगों के पास जाता है, उसका अच्छा रिस्पॉन्स है। और उसमें भी प्राचीन साहित्य, पारंपरिक शब्दरंजन के माध्यम से भी उस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं आप। जी। दूसरा, समय रेत की तरह मुट्ठी से फिसल रहा है, इसलिए जितना मन में है लिखने का उतना लिख गुजरो। तो मैं लगातार लिखता रहा
और लगातार देव कृपा से छपता भी रहा। तो 100 से ऊपर 101वीं किताब मेरी गए वर्ष आई, और वो थी राजस्थान की लोक कथाएँ, प्रभात प्रकाशन से वो छपी है। तो वो 27 भाग उन्होंने 27 प्रांतों में निकाले, उसमें एक राजस्थान का मेरे नाम से निकाला। चलिए, बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे डॉक्टर महेंद्र भानावत, जो लोक साहित्य के क्षेत्र में पिछले 6-7 दशक से निरंतर काम कर रहे हैं। किसी तरह की कोई पृष्ठभूमि नहीं लोक साहित्य की, खुद ने ही इस सारे इसमें एक तरह से होगा कि अवगाहन करके, इसमें छलांग लगा करके उसकी क ख ग ABC से चीज़ों को पकड़ना शुरू किया, और आज अपनी पुस्तकों का शतक, और जैसा मैंने शुरू में कहा कि 10,000 से अधिक आलेख देश विदेश की पत्र पत्रिका में प्रकाशन के साथ लोक साहित्य को उन्होंने शोध अनुसंधान का एक ऐसा विषय बनाया कि आज देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में न सिर्फ इसका अध्ययन अध्यापन हो रहा है, बल्कि शोध अनुसंधान के क्षेत्र में भी कई विद्यार्थी आ रहे हैं। जीवन के 9वें दशक में आप प्रवेश करने जा रहे हैं, निरंतर लिख रहे हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप निरंतर कुछ न कुछ सृजन करते रहें और लोक साहित्य की इस परंपरा को, लोक साहित्य के इस विधा को इसी तरह से और अधिक समृद्ध करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।